ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। अलेक्जेंडर एक करोड़पति था। वो एक शहर में बिजनेस करता था। वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था। तभी उसे खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब उसने ये खबर सुनी तब उसने बिना कोई देरी किए अपने पापा से मिलने का फ़ैसला किया। उसके पिता जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे वो वहाँ पहुँचा और जब उसने अपने पिता की हालत देखी तो उसे काफ़ी बुरा लगा। उसके पिता अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे और जब उसके पिता ने अलेक्जेंडर को देखा तब उसके पिता ने कहा, एलेक्स तुम आ गए। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, यस फादर मैं आ गया हूँ। और फिर उसके फादर ने कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिसके जवाब में अलेक्जेंडर ने कहा, बोलिए फादर क्या बात करनी है आपको। और फिर उसके फादर ने बताया, अलेक्जेंडर बचपन से ही मैं तुमसे दूर रहा, तुम्हें कभी वक्त नहीं दे पाया और आज मेरे जाने का दिन आ गया है। लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और जब अलेक्जेंडर ने ये बात सुनी तब अलेक्जेंडर ने कहा, बोलिए फादर आपको क्या बोलना है। और फिर अलेक्जेंडर के फादर ने कहा, मेरे पास एक मैप है। उस मैप में जो जगह है वहाँ पर काफ़ी कीमती खजाना गड़ा हुआ है। अगर तुम उस खजाने को निकाल लेते हो तब तुम एक बिलियनर बन जाओगे। मेरी पूरी ज़िंदगी उसी खजाने को ढूंढने में निकल गई, लेकिन मेरा ज़िंदगी का जो वक्त था वो ख़त्म हो चुका है। अगर मैं कुछ साल और जीता तो उस खजाने को पक्का ढूंढ निकालता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत को बेकार होने नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें वो मैप दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस खजाने को ढूंढ कर निकालो और उसे अपने पास रख के इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ। वो सोना, वो खजाना भले ही मेरे काम नहीं आया, लेकिन वो तुम्हारे काम आए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और फिर जब ये बात अलेक्जेंडर ने सुनी तब अलेक्जेंडर ने कहा, क्या आपको सच में यकीन है कि वो मैप में जो जगह है वो वहाँ सच में खजाना है। जिसके जवाब में अलेक्जेंडर के फादर ने कहा, हाँ बेटा मुझे पूरा यकीन है। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, ठीक है फादर, मैं उस खजाने को ढूंढ निकालूंगा और आपकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। वो मैप है कहाँ पर। जिसके जवाब में अलेक्जेंडर के फादर ने कहा, बेटा वो मैप हमारे घर की तिजोरी में है। हमारे घर में जो सबसे मेन तिजोरी है उसी में है। उसका पासवर्ड है 0028। कुछ ही घंटों बाद अलेक्जेंडर के फादर चल बसे और अब अलेक्जेंडर को पता था कि उसे आगे क्या करना है। उसने बिना कोई देरी किए अपने घर पहुंचकर उस तिजोरी को ओपन किया और ओपन करने के बाद उसमें जो नक्शा था उसे बाहर निकाला। वो नक्शा काफ़ी बड़ा था और उस नक्शे को खोल के देखने के बाद अलेक्जेंडर ने प्लान करना शुरू किया कि आखिर खजाने को कैसे ढूंढ कर निकाला जाएगा। अलेक्जेंडर उस मैप के मुताबिक उस जगह पर पहुंचा जहां पर खजाना होना था। लेकिन जब अलेक्जेंडर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा समुद्र है और मैप के मुताबिक उस समुद्र में सोना था। उस खजाने को निकालने के लिए अब अलेक्जेंडर को किसी की ज़रूरत थी, इसलिए वो एक आर्थर नाम के एक आदमी के पास गया। आर्थर एक बहुत बड़ा ट्रेजर हंटर था
जिसके पास खुदाई की कई सारी मशीनें थी। और जब अलेक्जेंडर आर्थर के पास पहुंचा तो अलेक्जेंडर ने कहा, मिलके खुशी हुई आर्थर। जिसके जवाब में आर्थर ने कहा, खुशी तो मुझे भी हुई, लेकिन तुम हो कौन? और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आया हूँ। मेरे पास एक मैप है। देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मेरे पास जो मैप है उसके मुताबिक जो वो समुद्र है, उस समुद्र की गहराइयों में कहीं सोना फंसा हुआ है और मैं वही सोना निकालना चाहता हूँ। और वो सोना काफ़ी ज़्यादा बेशकीमती है, जिसे बेचकर हम इतने अमीर हो सकते हैं कि दुनिया में जितना कोई भी ना हो। और फिर जब आर्थर ने ये बात सुनी तब आर्थर ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी एक मैप पे मैं भरोसा कर कर अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर की मशीनें पानी में उतार दूं, है ना? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें मेरे मैप पे भरोसा नहीं है? अच्छा, तुम ये बताओ कि जो तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर का कर्ज है तुम्हारे सर पे, उसे कैसे उतारने वाले हो? हाँ? और जब आर्थर ने ये बात सुनी तब आर्थर के होश उड़ गए और आर्थर ने कहा, तुम्हें कैसे पता मेरे सर पे कर्जा है? और फिर अलेक्जेंडर ने हंसते हुए कहा, पूरे मार्केट को पता है और तुम वो मिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा उतारने में नाकामयाब हो ये भी पता है। खैर, तुम्हारे जैसे लोग जो कि काम को हमेशा मना करते हैं वो इसी लायक होते हैं कर्जे में डूबने के। और ये कहकर अलेक्जेंडर वहां से जा ही रहा था, तभी आर्थर ने कहा, रुको, मुझे मंजूर है, मैं अपनी मशीनों को समुद्र में उतारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि हम उस सोने को कैसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि मैंने कभी समुद्र से सोना नहीं निकाला है। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, उसके लिए मैं बैठा हूं, बस जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो। अगले ही दिन आर्थर अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लेकर समुद्र के पास पहुंचा और एक नाव में सवार होकर अलेक्जेंडर और आर्थर उस जगह पर पहुंचे जो कि मैप में दिखाया गया था। और जब वो वहां पर पहुंचे तब उन्हें पता चला वो जगह और कहीं नहीं, समुद्र के बीचों बीच है, यानी कि सबसे गहरी जगह पर। और वहां पर पहुंचते ही आर्थर ने अलेक्जेंडर से कहा, तो अलेक्जेंडर, हम आ गए, अब आगे बताओ क्या करना है? जिसके जवाब में अलेक्जेंडर ने कहा, सबसे पहले तो हमें गोताखोरों को पानी के अंदर उतारना पड़ेगा। डाइवर्स नीचे जाकर अंदर का नज़ारा देखेंगे और हमें बताएंगे कि अंदर नीचे क्या क्या है। और मैं तो कहता हूँ आर्थर, हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि आंखों देखा नज़ारा देखने के बाद ही हम सही काम कर पाएंगे। फिर कुछ लोग, जिसमें आर्थर और अलेक्जेंडर थे, वो सब टीम बनाकर पानी के नीचे उतर गए और पानी की गहराइयों में देखने लगे इधर से उधर। पानी बहुत ज़्यादा गहरा था। पानी की गहराइयों में उतरने के बाद जब आर्थर और अलेक्जेंडर ने पानी की गहराई देखी तो ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 बुर्ज खलीफा तो उस पानी के अंदर समा ही जाएंगे। तभी अलेक्जेंडर को वहाँ कुछ नज़र आया और अलेक्जेंडर ने आर्थर को ऊपर पानी की सतह पर आने का इशारा किया और बिना किसी देरी किए आर्थर और अलेक्जेंडर पानी की सतह पर आए। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, क्या तुम्हें कुछ नज़र आया? जिसके जवाब में आर्थर ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, मुझे एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई है, मुझे लगता है कि हमें वहीं जाना चाहिए। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, मेरा पीछा करो। और फिर ये कहकर अलेक्जेंडर पानी के अंदर उतर गया और आर्थर उसका पीछा करने लगा। और जब अलेक्जेंडर उस चमकती हुई चीज़ के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ एक दरवाज़ा था, वही चमक रहा था, जिसे देखकर अलेक्जेंडर ने आर्थर को उस तरफ इशारा किया। और जब आर्थर ने उस चमकते हुए दरवाजे को देखा तो उसका दिमाग भी चकरा गया। वो दोनों उस दरवाजे के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो दरवाज़ा
बंद था और उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा नहीं खुला। और फिर अलेक्जेंडर ने वापस से आर्थर को पानी की सतह पर आने का इशारा किया और फिर वो दोनों वापस से पानी की सतह पर पहुंचे और वापस से वो दोनों पानी की सतह पर आए और अलेक्जेंडर ने कहा, तुमने वो दरवाज़ा देखा? जिसके जवाब में आर्थर ने कहा, हाँ मैंने देख लिया। मुझे लगता है कि हमें उसे के अंदर घुसना पड़ेगा, उसी के अंदर सोना होगा। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, हाँ लेकिन उससे पहले हमें शायद इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि खुलने से तो ये खुल नहीं रहा। और फिर आर्थर अपनी एक टीम लेकर कुछ मशीनों के साथ उस दरवाजे के पास पहुंचा और उस दरवाजे को मशीनों से तोड़ने लगा और कुछ ही देर में वो दरवाज़ा टूट गया। और उस दरवाजे के टूटने के बाद जब आर्थर और अलेक्जेंडर और उसकी टीम पानी के अंदर उस दरवाजे के अंदर घुसी तो अचानक से एक लाइट फ्लैश हुई और उस लाइट के फ्लैश होने से सबकी आंखें चकाचौंध हो गई और सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। और जैसे ही वो लाइट बंद हुई तब उन्होंने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर आ गए थे। वो अभी भी पानी में ही थे लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। जो उनके सूट्स पे टॉर्च लग रखी थी वो टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे, वो सिर्फ पानी के अंदर तैरे जा रहे थे इधर से उधर। सब काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। तभी वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी। और जब सबने आवाज़ सुनी तब सबके रोंगटे खड़े हो गए। और फिर आर्थर ने और उसकी टीम ने और अलेक्जेंडर ने बिना कोई देरी किए पानी के ऊपर आने का फैसला किया। वो ऊपर की तरफ तैरने लगे और काफ़ी देर तक तैरने के बाद भी वो पानी की सतह पर नहीं पहुंच रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तो अंधेरा उन्हें डरा रहा था, ऊपर से वो पानी की सतह पर पहुंच ही नहीं रहे थे। तकरीबन 20 मिनट पानी की सतह की तरफ बढ़ने के बाद जब वो पानी की सतह पर पहुंचे तो सबकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने देखा कि नीला आसमान की जगह एकदम काला आसमान था। ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल था? उनकी जो बोट्स और मशीनें थी वो भी वहाँ से गायब थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हों। तभी अलेक्जेंडर ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे वहाँ एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ बढ़ो। और सारी टीम और आर्थर उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। काफ़ी देर तक तैरने के बाद वो उस आइलैंड पे पहुँचे और उन्होंने चैन की सांस ली। और फिर आर्थर ने अलेक्जेंडर के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, ये है तुम्हारा सोना, मरते मरते बचे हम। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, ओ कम ऑन, मुझे क्या पता, मुझे लगा कि उस दरवाजे के पीछे सोना होगा। और फिर आर्थर ने कहा, देखो ये रहा सोना, अब हम पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, ओ कम ऑन, होंगे तो पृथ्वी पर ही, कौन सा दूसरे ग्रह पर आगे होंगे, बकवास मत करो, अभी मैं मदद के लिए किसी को बुलाता हूँ। और फिर अलेक्जेंडर ने अपनी पॉकेट से एक कम्युनिकेशन डिवाइस को निकाला और किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसको ओपन किया तो उसने देखा कि सारे सिग्नल बंद थे। अलेक्जेंडर का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन डिवाइस था वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता था और सैटेलाइट की रेंज हर जगह आती थी, चाहे वो कोई भी दुनिया का कोना हो। लेकिन उस आइलैंड पर नहीं आ रही थी। ये देखकर अलेक्जेंडर भी थोड़ा सा घबरा गया और अलेक्जेंडर ने कहा, हमें यहाँ यहीं पर इंतज़ार करना चाहिए, कोई ना कोई तो आएगा ज़रूर। और फिर आर्थर ने कहा, ओह गॉड, तुम्हारे सोने के चक्कर में मैं यहाँ फंस गया। अच्छा होता कि इस प्लान में हाथ डालता ही नहीं, कहाँ फंस गया मैं। और वहाँ जितने भी टीम मेंबर्स थे सब वहाँ अपने सूट्स को उतार कर बैठ गए। काफ़ी देर हो गई। वो उस आइलैंड पे घूमने लगे और खाने पीने का सामान ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। उन्हें कुछ फल मिले। उन फ्रूट्स को किसी ने पहले नहीं देखा था, लेकिन उसमें से एक आदमी ने उस फ्रूट को खा लिया और उस फ्रूट को खाने के बाद उसने कहा, ये तो खाने लायक है। जब उस आदमी ने ये बोला तो जो बाकी के मेंबर्स थे वो भी खाने लगे
लेकिन अलेक्जेंडर ने नहीं खाया क्योंकि उसे शक हो रहा था कि अगर ये कोई उल्टी सीधी चीज़ हुई तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसने नहीं खाया और बाकी खाते रहे। और कुछ घंटों बाद उन मेंबर्स के जिन्होंने वो खाया था उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। वो खून की उल्टियाँ करने लगे और काफ़ी कमज़ोर होने लगे, जिसे देखकर अलेक्जेंडर ने कहा कि अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया। और फिर कुछ ही देर बाद वो इतने कमज़ोर हो गए कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। और फिर आर्थर ने कहा, अलेक्जेंडर, मेरे टीम मेंबर्स की ये हालत हो गई, अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, मैंने इन्हें खाने को नहीं बोला था, इन्होंने खुद खाया। और फिर आर्थर ने बोला, अरे फंसे तो हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से ही है। अलेक्जेंडर के पास कोई जवाब नहीं था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वहाँ पर अंधेरा छाने लगा। और जब अंधेरा सबसे ज़्यादा घना हो गया तो वो आइलैंड अचानक से हिलने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई भूकंप आ गया हो। और तभी अचानक से वो पूरा का पूरा आइलैंड पानी के अंदर समा गया और सारे के सारे क्रू मेंबर्स और आर्थर और अलेक्जेंडर उस पानी में डूबने लगे। जो मेंबर्स थे उनके पास तैरने तक की जान नहीं थी, जिसकी वजह से वो उस पानी में डूब रहे थे। और अलेक्जेंडर और आर्थर ही थोड़े बहुत सही थे, उनके पास थोड़ी बहुत ताकत बची थी जिसकी वजह से वो तैर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने पानी की गहराई का नज़ारा देखा तब उनकी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वो जिसे आइलैंड समझ रहे थे वो एक चलता फिरता मछली जैसा जीव था, जो काफ़ी ज़्यादा एक व्हेल से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा था। जिनकी तबीयत ख़राब थी वो सारे मेंबर्स पानी में डूब के मर गए और आर्थर और अलेक्जेंडर ही दो आखिरकार बचे। वो पानी की सतह पर आए और तेज़ तेज़ से सांस लेने लगे और अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी। उन्होंने सोचा कि अब वो मारे जाएंगे। वो ऊपर पानी की सतह पर बने रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाथ पैर मार मार के वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। कई घंटे वो पानी की सतह पर इधर उधर तैरते रहे और आखिरकार उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो पानी की सतह के नीचे डूबने लगे। उनकी आंखें बंद हो गई और वो दोनों बेहोश हो गए। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो एक किनारे पे पड़े हुए हैं। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें कई सारे आदिवासियों ने घेर रखा था। और फिर उन्होंने उठकर ऊपर वाले को शुक्रिया कहा कि वो बच गए और उन आदिवासियों से बात करने की कोशिश करने लगे। लेकिन फूटी किस्मत तो ये थी कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी उन आदिवासियों को, जिसकी वजह से वो अलेक्जेंडर और आर्थर की बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आया और वो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान का फरिश्ता हो, क्योंकि उसे इंग्लिश आती थी। आर्थर और अलेक्जेंडर ने अपने साथ हुई घटना के बारे में उस आदमी को बताया, और फिर उस आदमी ने पूरे आदिवासी कबीले को समझाया। और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग ने बताया, जो कि अलेक्जेंडर और आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर उस आदमी ने, जिसको इंग्लिश आती थी, उसने आर्थर और अलेक्जेंडर को बताया कि आप जिस सोने की तलाश में आए हैं उस सोने ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। उस सोने की वजह से कई लोग यहाँ पर आए लेकिन अपनी जान गंवा बैठे। वो जो दरवाज़ा है उसके पार जाते ही आप एक ऐसी अलग दुनिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जीने नहीं देंगी। वहाँ कई किलोमीटर तक सिर्फ समुद्र है और गहरा समुद्र जहाँ पर सिर्फ अंधेरा है। और ऐसे ऐसे विशालकाय बड़े बड़े जीव रहते हैं वहाँ पर जो कि किसी को भी कच्चा जमा जाए। व्हेल तो उनके लिए सिर्फ एक कंचे के समान है। और फिर आर्थर और अलेक्जेंडर ने उस आदमी से पूछा, आपको कैसे पता? और जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, ये जो बुज़ुर्ग आदमी जो कि हमारे सरदार हैं, ये भी किसी ज़माने में उस सोने की खोज में गए थे और इनके साथ भी काफ़ी बुरी घटनाएं घटी थी, जिससे बचते हुए ये काफ़ी मुश्किल से वापस आ पाए।
तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम उस जगह से पानी में तैरते तैरते यहाँ तक पहुँच गए, वरना तुम्हारा बचना नामुमकिन था। लेकिन अभी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई है आर्थर और अलेक्जेंडर तुम्हारे लिए। जिसके जवाब में अलेक्जेंडर ने कहा, क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जिसके जवाब में फिर उस आदिवासी ने कहा, वो तुम्हें रात के वक्त ही पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर उस आदमी ने कहा, जब भी तुम रात को सोओगे तो उसी दुनिया में पहुँच जाओगे, उसी पानी के समुद्र में पहुँच जाओगे जहाँ तुम फंसे हुए थे, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आएगा तुम्हें, और ऐसे विशालकाय और ख़तरनाक जीव तुम्हें मिलेंगे जो कि तुम्हारी जान चुटकी में ले ले। अगर तुम उससे पूरी रात बच पाए तभी तुम्हारी नींद जो है वो सुबह खुल पाएगी, लेकिन अगर तुम सोने के बाद जब उस समुद्र में फंसे हो तब तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हारी आंखें कभी भी नहीं खुलेंगी। और जब आर्थर और अलेक्जेंडर ने ये बात सुनी तो उनकी रूह कांप गई। और फिर आर्थर और अलेक्जेंडर ने कहा, क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? और फिर उस आदिवासी ने कहा, ये तो मेरे कबीले के सरदार को ही पता होगा। और फिर उस कबीले के सरदार ने अपनी भाषा में कुछ बताया। और फिर उस आदिवासी ने कहा, मेरे सरदार जी का कहना है कि अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना है तो जब तुम रात को सो जाओ और तुम उस समुद्र में फंसे हो तब तुम्हें उसी दरवाजे को ढूंढना पड़ेगा जिसे तुमने पार किया था, और उसे जैसे ही तुम वापस से पार करोगे तो तुम उसी समुद्र में पहुंच जाओगे जहां तुमने सोना ढूंढने के लिए गोता लगाया था, और वहां से तुम नॉर्मल दुनिया में वापस आ जाओगे। उस आदिवासी ने कम्युनिकेट करके कुछ बोट्स को मंगाया और अलेक्जेंडर और आर्थर अपने अपने घर चले गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या जो उस आदिवासी ने कहा था वो सारी बातें सच होंगी। कुछ मिनट के लिए आर्थर को लगा, अरे यार कैसी बकवास बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये सोचकर आर्थर बेफिक्र हो गया और अलेक्जेंडर ने भी यही किया। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। और जैसे ही रात के वक्त वो दोनों सोए तब कुछ ही देर बाद उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो पानी के उसी समुद्र में फंसे हुए हैं और काफ़ी तेज़ लहरें आ रही हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। तब उन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या उस आदिवासी की बात सच थी? और फिर आर्थर और अलेक्जेंडर को पता चल गया कि वो जो आदिवासी कह रहा था वो सब सच था। वो उसी नदी में उसी समुद्र में फंसे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव था पानी का। तभी वहाँ एक अजीब व गरीब आवाज़ गूंजी और अलेक्जेंडर और आर्थर ने देखा कि एक विशालकाय मछली अपना मुंह खोले आर्थर और अलेक्जेंडर के पास आ रही है। वो अलेक्जेंडर और आर्थर को खाती इससे पहले ही वो दोनों पानी की गहराइयों में चले गए। उन्होंने जैसे तैसे अपनी सांस को रोका हुआ था और वापस से पानी की सतह पर वो आए, लेकिन उन्होंने एक चीज़ महसूस की कि वो पानी के अंदर भी सांस ले पा रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी। उन्हें समझ आ गया था कि वो किसी और ही दुनिया में है जहाँ पर कुछ कानून अलग अलग हैं, जहाँ पर इंसान पानी में सांस ले सकते हैं। लेकिन अब चुनौती ये थी कि इतने बड़े गहरे समुद्र में वो आखिर उस दरवाजे को वापस कैसे ढूंढे, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता था उस पानी के अंदर। वो दोनों एक दिशा में बढ़े जा रहे थे जहाँ उन्हें उम्मीद थी दरवाज़ा होने की। तभी अचानक से उन्हें पीछे से एक आवाज़ आई और जैसे ही आर्थर और अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि एक विशालकाय कापा, जो कि एक जापानीज हर्बल लेजेंड है, जो कि मेढक की तरह दिखता है, लेकिन उसका जो शरीर है वो पूरा इंसानों की तरह होता है। वो कापा आर्थर और अलेक्जेंडर के पीछे पड़ गया। वो इतना ज़्यादा खूंखार था कि वो आर्थर और अलेक्जेंडर को खाने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ था। अलेक्जेंडर के पास एक चाकू था और अलेक्जेंडर ने उस चाकू को निकालकर उस कापा के अंदर घुसा दिया। और जैसे ही उसने उस चाकू को उस कापा के अंदर घुसाया तो उस कापा के शरीर से खून बहने लगा, जिसकी वजह से आसपास का पानी पूरा लाल हो गया। अलेक्जेंडर और आर्थर वहाँ से जैसे तैसे भागे और वो कापा पानी की गहराइयों में कहीं खो गया।
ऐसे ही पूरी रात पानी में तैरने के बाद जब वो थक गए, तभी अचानक से उन्हें चक्कर आने लगे और वो वापस से बेहोश हो गए। और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो अपने अपने घर में थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि जो जो उन्होंने बातें सुनी थी उस आदिवासी के मुंह से, वो सारी बातें सच थी। और अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रोज़ रात जब भी वो सोते तब उनके साथ ऐसा ही होता। वो उसी दुनिया में पहुंच जाते, उसी पानी की गहराइयों में वो पहुंच जाते जहां से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। कई महीनों तक वो उसी पानी के समुद्र में जूझते रहे और अपनी जान बचाने के लिए मेहनत करते रहे। और एक रात ऐसे ही जब वो सोए और उस पानी की गहराइयों में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वही चमकता हुआ दरवाज़ा उन्हें नज़र आया। और अलेक्जेंडर और आर्थर अपनी पूरी शक्ति के साथ उस दरवाजे के पास पहुँचे। और वो उस दरवाजे के पास पहुँचे ही थे तभी पीछे से एक और आवाज़ आई। और इस आवाज़ को सुनते ही उनकी रूह कांप गई, क्योंकि जिस विशालकाय जीव की बात हो रही थी, जो कि वेल से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, वो आर्थर और अलेक्जेंडर की तरफ बढ़ रहा था। आर्थर और अलेक्जेंडर काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपनी पूरी जान लगा के उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए और वो एक अलग ही समुद्र में पहुंच गए। जिस समुद्र में उन्होंने पहले गोता लगाया था, वो पानी की सतह पर पहुंचे और चैन की सांस लेने लगे। वो पानी की सतह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बोट और मशीनें वहीं रखी हुई थी और वो दोनों जैसे तैसे करके उन्होंने चैन की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली थी। और ये बात सच भी थी। उन्होंने मौत से अपनी ज़िंदगी की जंग जीत ली थी। पानी की गहरे समुद्र में कई सारे राक्षसों से बचते हुए उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। लेकिन उन दोनों को एक बात तो समझ आ गई थी, जितना कीमती खजाना होता है उससे ज़्यादा भी खतरनाक चीज़ें, दुविधाएं, परेशानियाँ उस खजाने के साथ होती हैं। और कोई भी खजाना ढूंढना चाहता है तो उसे उस खजाने के साथ जो परेशानियाँ और दिक्कतें आती हैं उनका सामना भी करना पड़ता है उसे। आर्थर और अलेक्जेंडर ने उस खजाने को ढूंढने का प्लान कैंसिल कर दिया और अपनी ज़िंदगी में वापस से लग गए। लेकिन जो ये सफ़र था जिसमें वो रोज़ रात को एक समुद्र की गहराई में पहुंच जाते थे जहां पर सिर्फ अंधेरा नज़र आता था, वहां से अपनी जान बचाने का सफ़र वो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। मेरा नाम पैट्रिक है। मुझे बचपन से ही समुद्री जीवों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करने का बहुत शौक़ रहा है। और जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने कई देशों की यात्रा करी और वहाँ पर जाके वहाँ के जो नदियों में, समुद्रों में जीव पाए जाते हैं उनके बारे में रिसर्च करी। ऐसे ही एक बार मैं एक देश में गया था। उस देश में लोगों की आबादी काफ़ी कम थी, लेकिन वहाँ जंगल बहुत ही ज़्यादा और घने थे, जिसकी वजह से वहाँ नदियाँ भी कई सारी थी। ऐसी ही एक नदी जिसके बारे में मुझे पता चला कि उस नदी में कई सारे ऐसे जीव हैं जो कि दुनिया की नज़रों से अभी भी छुपे हुए हैं। और जब मुझे ये बात पता चली तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं वहीं पर पहुंच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मैंने देखा कि वहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा कम थे और जंगल काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। मैंने फैसला किया कि मैं उस नदी पे जाके फ़िशिंग करूँगा और अगर कोई मछली मिल जाए तब उसके बारे में और रिसर्च करूँगा। पहले दिन जब मैं गया तो मुझे सारी नॉर्मल मछलियाँ मिली, जिसके बारे में मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा जानता था। मुझे कुछ अलग मिलने की तलाश थी, लेकिन मुझे पहले दिन कुछ भी खास नहीं मिला। तभी मुझे वहाँ एक गांव के आदमी ने बताया कि अगर आपको सच में कुछ अलग देखना है तो आपको रात में आना चाहिए। मैंने उस आदमी से पूछा कि रात में ऐसा क्या होता है इस नदी में, और फिर उस गांव के आदमी ने मुझे बताया कि रात के वक्त एक ऐसी मछली इस नदी में शिकार के लिए निकलती है
जो कि एक इंसान से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है, और वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि किसी भी इंसान को कच्चा चबा सकती है। और जब मैंने ये बात सुनी तब मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी मछलियों के बारे में मैंने सुना तो था, जैसे प्रियाना और भी बाकी सब, लेकिन वो गांव का आदमी कह रहा था कि वो जो मछली है जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो इंसान से 2 गुनी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन प्रियाना तो छोटी होती है। तो आखिर ये इंसान से 2 गुनी मछली कौन सी है? जब उस गांव वाले ने मुझे ये सारी बातें बताई तब मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता? तब उसने मुझे बताया कि गांव के कई आदमी रात के वक्त फिशिंग के लिए उस नदी पे गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे और उनकी लाशें कभी मिली भी नहीं कि आखिर वो कहाँ गए। उसने बताया कि वो भी एक बार रात में नदी के पास गया था, लेकिन जब वो नदी के पास था तभी उसने पानी में कुछ हलचल को देखा, और जब उसने उस हलचल की तरफ अपनी नज़रों को गड़ा कर रखा और देखता रहा तो उसने देखा कि एक बहुत विशालकाय बड़ी मछली उस नदी में तैर रही है और उसके मुंह से खून बह रहा है। पानी छिछला होने की वजह से कुछ ज़्यादा साफ तो नहीं दिखा, लेकिन मछली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। गांव वाले उस आदमी की ये बातें सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि मुझे पहली बार किसी ऐसी मछली के बारे में पता चला था जो कि इंसान से भी ज़्यादा बड़ी हो, और अगर मैं उसे पकड़ लेता तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाता। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही रात के वक्त उस नदी के पास जाने का फैसला किया, और फिर रात के वक्त मैं एक आदमी को लेकर, जिसने मुझे उस मछली के बारे में बताया था, उसी को लेकर उस नदी के पास पहुंचा और मैंने उससे कहा कि अगर तुम मेरी मदद ठीक करोगे तब मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दूंगा। और फिर वो आदमी मान गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो नदी में नहीं उतरेगा। मैंने उस आदमी से कहा कि नदी में उतरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोट मेरे पास पहले से है। मैंने बोट को उस नदी में मंगवाया और फिर उस बोट में बैठकर नदी के चक्कर काटने लगा और उस आदमी से पूछताछ करने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुमने उस बड़ी मछली को कहाँ देखा था, और फिर जहाँ उसने उस मछली को देखा था वो मुझे वहाँ लेकर चला गया। वो जगह नदी के काफ़ी गहरे हिस्से में थी और फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं पर जाल को बिछाया जाए। मैंने अपनी फिशिंग रॉड को निकाला और वहीं पर पानी में हुक डालकर इंतज़ार करने लगा उस बड़ी मछली का, जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। फिर मुझे लगा कि आखिर ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है, और फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि वो मछली बहुत बड़ी है, अगर वो अचानक से आपके जाल में फंस गई और उसके मुंह में कांटा फंस गया, उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी और ताकत लगा दी तो आप हो सकता है कि नदी में खींचे चले जाएं। मुझे नहीं लगता कि वो नदी मुझे खींच पाएगी। तुम मेरी चिंता मत करो, बस थोड़ा सावधान रहना और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाथ लगवा देना, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली। मैंने बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी थी, इसलिए मुझे बहुत आत्मविश्वास था खुद पर। मैं उस मछली का इंतज़ार कर ही रहा था, तभी अचानक से मेरे कांटे में एक मछली फंस गई। मैंने जान लगाई और उस मछली को खींचकर बाहर निकाला, और जैसे ही मछली बाहर आई तो मैंने देखा कि वो एक आम मछली थी और वो साइज़ में तो बड़ी, लेकिन वो मछली नहीं थी जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, जिसको मैं पकड़ना चाहता था। इसलिए मैंने उस मछली को छोड़ दिया और फिर से वापस से कांटा लगाया और फिर बैठकर इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक से मेरे हाथों में वो जो फिशिंग रॉड थी वो हिलने लगी। तब मुझे समझ आ गया कि मछली वापस से फंस गई है, और इस बार जो हुआ वो मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मैंने जैसे ही कांटे को ऊपर खींचा, वो जो भी मछली थी उसने मुझे पानी के अंदर खींच लिया। वो गांव वाला आदमी मुझे बचाने वाला ही था, लेकिन वो बचा नहीं पाया क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक से मैं पानी के अंदर गिर गया
मेरे हाथ से फिशिंग रॉड छूट के पता नहीं कहाँ चली गई। मैं पानी के अंदर तैर रहा था, तभी मेरी नज़र एक बहुत ही बड़ी मछली पे पड़ी, जिसके मुंह में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दांत थे और उसके मुंह से खून बह रहा था। मुझे पता था कि मेरे पास घबराने का वक्त नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही नदी की सतह पर आ गया और उस आदमी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसके हाथ को पकड़कर जैसे तैसे उस बोट के ऊपर चढ़ा और अब मुझे यकीन हो गया था कि सच में कोई ऐसी मछली भी है जो कि इंसान से 2 गुनी ज़्यादा बड़ी है। मैं थोड़ा बहुत तो ज़रूर घबरा गया था और मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अचानक हुआ था। उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या आपने उस मछली को देखा? जिसके जवाब में मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर उस आदमी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना वो बहुत बड़ी है। जिसके जवाब में मैंने फिर से हाँ में सर हिलाया और अब मेरा जो विजन था वो क्लियर था। मेरा विजन सिर्फ एक ही था कि उस मछली को पकड़ना है। और फिर मैंने उस मछली को पकड़ने के लिए वापस से कांटे को पानी में फेंका, लेकिन वो मछली वापस नहीं फंसी। कई घंटों तक मैं उस कांटे को पानी में बिछाकर वहीं बैठा रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह हो गई लेकिन वो मछली नहीं फंसी। अगली रात मैं वापस से उस नदी पे पहुंचा, उसी आदमी को लेके अपनी बोट के साथ। मैंने उस आदमी से पूछा, कोई आइडिया है तुम्हें उस मछली को कैसे पकड़ा जा सकता है? और फिर उस आदमी ने मुझे बताया कि अगर उस मछली को पकड़ना है तो कोई मोटा लालच देकर उसे फंसाना पड़ेगा और वो फिशिंग रॉड से नहीं पकड़ी जा सकती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो आपको भी साथ में खींच कर ले गई। और ये बात बिल्कुल सही थी। तब मैंने सोचा कि आखिर क्या किया जाए। तभी मुझे एक टेक्निक याद आई जो कि मैंने किसी और देश में सीखी थी। वहाँ लोग बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए जाले में ढेर सारा चारा जमा करके उस जाले को नदी में बिछा देते थे, जिसकी वजह से जब रात के टाइम मछलियाँ उस चारे को खाने आती थी तब वो उसी जाले में फंस जाती थी। और मेरे दिमाग में भी यही आइडिया आया। मैंने ढेर सारे चारे को उस एक जाल में इकट्ठा करके उस पानी में बिछा दिया और इंतज़ार करने लगा उस जाल में मछली फंसने का। लेकिन पूरी रात कोई भी मछली नहीं आई और ना ही उस जाल में फंसी। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि ये तरीका कभी भी फेल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हो गया था। और तभी उस गांव वाले आदमी ने मुझे बताया कि शायद ये मछली ऐसे नहीं फंसेगी। और फिर मैंने उस आदमी से पूछा, अब चारा तो मैंने लगा दिया, जाल भी बिछा दिया, तभी मछली क्यों नहीं फंस रही है? जिसके जवाब में उस आदमी ने जो कहा उसे सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान हो गया। उसने कहा कि मछली को फंसाने के लिए हमेशा लालच देना पड़ता है और आपने इतना सारा चारा उस जाल में डालकर उस जाल को बिछाया, फिर भी वो मछली नहीं आई। और फिर मैंने उस आदमी से पूछा, तो अब क्या? फिर उसे गांव वाले आदमी ने बताया, हो सकता है जिसे आप चारा समझ रहे हो वो उस मछली के लिए चारा हो ही ना। उसके मुंह से हमेशा खून निकलता था। मैंने उस वक्त देखा था, उस वक्त जब मैंने पहली बार उसे देखा था तब भी उसके मुंह से खून निकल रहा था। आपने जब देखा तब भी उसके मुंह से खून निकल रहा था। कहीं ये तो नहीं कि वो मछली आदमखोर है, क्योंकि कोई भी चारा खाने वाली साधारण मछली इतनी बड़ी नहीं होती। और ये बात बिल्कुल पते की थी। फिर मैंने गोश्त का इंतज़ाम किया और गोश्त को जाले में डालकर जाले को बिछा कर रख दिया और इंतज़ार करने लगा कि अब तो मछली फंसनी ही फंसनी है। रात के तकरीबन 2 बजे पानी में कुछ हलचल हुई और मैं तुरंत तैयार हो गया। जो मैंने जाला बिछाया था वो काफ़ी बुरी तरह से हिलने लगा और एक चीखने की आवाज़ आने लगी।
नदी के पानी में जैसे उफान सा आ गया था। मेरी बोट जो है वो हिलने लगी थी। मैंने उस गांव वाले आदमी से पूछा, क्या वो मछली शायद फंस गई? जिसके जवाब में उस गांव वाले आदमी ने कहा, शायद नहीं, फंस चुकी है। और फिर मैं और वो उस बोट को लेकर उस जाल के पास गए और जो नज़ारा था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि पूछो ही मत। वो जो मछली थी वो इंसान से 1 गुनी नहीं, 2 गुनी नहीं, 3 गुनी नहीं, लगभग 10 गुनी ज़्यादा बड़ी थी। वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी, जब वो नदी में जाल में फंसने की वजह से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तब नदी में जैसे मानो उफान सा आ गया था। मेरी जो बोट थी वो हिल रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं बोट पलट ना जाए। वो मछली जितनी बार भी मुंह खोलती थी उसके मुंह से ढेर सारा खून बहता था, जिसकी वजह से उस नदी का पानी भी लाल हो रहा था। वो इतना ज़्यादा भयानक मंजर था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो गांव वाला आदमी मेरे साथ था। उसने और मैंने मिलके जाल को टाइट कर दिया, जिसकी वजह से उस मछली का हिलना बंद हो गया। और फिर हम दोनों ने उसे नदी से बाहर निकालने का फैसला किया। हम जाल को पकड़ के नदी के बाहर खींच ही रहे थे, तभी अचानक से वो मछली हद से ज़्यादा हिलने लगी और उसने एक झटके में ही जाल को तोड़ कर रख दिया और वो पानी में कहीं ऐसे गायब हो गई जैसे वो फंसी ही नहीं थी। वो आंखों के सामने से ओझल हो गई और हम सिर्फ देखते रह गए। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन मैंने उस मछली को देख तो लिया था और उस मछली को देखकर मुझे समझ आ गया था कि इंसान भले ही काफ़ी तरक्की कर चुका हो, कई ऐसे राज अभी भी दबे पड़े हैं जिनके बारे में इंसान को कानों कान खबर नहीं है। मैं अगली रात फिर से उसी नदी पे गया, उसी आदमी के साथ अपनी बोट पर, जो अपना मछली पकड़ने का ऑपरेशन था उसे रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने वापस से गोश्त का इंतज़ाम किया और जाले में भर के उसे जाले को बिछा कर रख दिया और इंतज़ार करने लगा। जो सब हो रहा था वो सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था और मैंने एक बात तो पक्का सोच ली थी कि उस मछली को पकड़ना है तो पकड़ना है। वो जाल फिर से हिलने लगा और मैं और वो गांव वाला आदमी फिर से चौकन्ना हो गए और कुछ ही देर में फिर से वापस से पानी में उफान आने लगा। मैं और वो गांव वाला आदमी समझ गए कि वो बड़ी मछली फिर से फंस गई है। हम जाल को बाहर खींचने ही वाले थे, तभी अचानक से उस मछली के एक वार से पूरी नाव पलट गई, जिसकी वजह से मैं और वो गांव वाला आदमी दोनों पानी में गिर गए और हम दोनों तुरंत किनारे की तरफ बढ़ने लगे। हमें पता था कि अगर हम देर करेंगे तो हो सकता है वो मछली हमें ही नेवाला बना ले, इसलिए हम जल्दी से जल्दी किनारे तक पहुंचना चाहते थे। और मैं और वो जैसे तैसे किनारे तक पहुंचे, मेरी आंखों के सामने मेरी बोट डूब गई और वो मछली वापस से जाल तोड़कर भाग गई। एक रात फिर से हमें निराशा ही मिली। अगली सुबह मैं उसी नदी के पास बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। बोट का भी नुकसान हो ही गया है। मैंने एक टीम को बुलाया जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो मेरी बोट को वापस बाहर निकाल के उसे ठीक करेंगे। और तभी मैंने नदी में कुछ तैरता हुआ पाया और जब मैं पानी के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरा कैमरा वो पानी में तैरता हुआ इधर से उधर लुढ़क रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा कैमरा वापस मिल भी पाएगा। मैंने कैमरे को निकाल के देखा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो अभी भी चालू थी, मेरा कैमरा अभी भी ऑन था और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसका मतलब पूरी रात की रिकॉर्डिंग उस कैमरे में थी। मैंने बिना कोई देरी किए उसे रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया। काफ़ी लंबे समय तक तो उसमें छिछला पानी ही नज़र आता रहा। तभी अचानक से 1 सेकंड के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली नज़र आई और उसके ही कुछ ही देर बाद वहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि
5 ऐसी मछलियां नजर आईं जो कि इतनी ज़्यादा डरावनी और भयानक थी, जिन्हें देखने के बाद किसी की भी रातों की नींद उड़ जाए। उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा विशालकाय थी। मैंने उस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पे डाल दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई और मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला उस मछली के बारे में पता लगाने के लिए। एक बहुत बड़ी टीम मेरे पास आई जिसने मेरे को एक ऑपरेशन का हेड बनाया और उस ऑपरेशन के तहत मुझे उस मछली को पकड़ना था और उसके बारे में रिसर्च करनी थी। पूरी टीम वहाँ पर आई और हमने मिलके कई सारी एडवांस चीज़ों को वहाँ पर लगाया, उन सबको दिया और जाल बिछा दिया। इस बार जाल काफ़ी ज़्यादा मजबूत और एडवांस था, जो कि तोड़ने से भी नहीं टूटने वाला था। और रात के वक्त जाल को बिछाकर मेरी पूरी टीम इंतज़ार करने लगी उस मछली का। रात के तकरीबन 2 बजे वापस से नदी में उफान आना शुरू हो गया और नदी का पानी ऐसे हिलने लगा जैसे भूकंप आया हो। वो मछली जाल में फंस चुकी थी, लेकिन इस बार हमने हाथों की मदद नहीं ली क्योंकि मशीनें थी। मशीन की मदद से हमने जाले को खींच दिया और जाला ऊपर आ गया। और जाला जैसे ही ऊपर आ गया, उसे देखने के बाद हर किसी की आंखें खौफ से चौड़ी हो गई, क्योंकि उस जाले में फंसी हुई थी इतनी बड़ी मछली जो कि किसी ने पहले नहीं देखी थी। वो व्हेल से तो छोटी थी, लेकिन वो दिखने में इतनी ज़्यादा भयानक थी कि रात के वक्त किसी हाथी को भी अपना शिकार आराम से बना ले। उसके मुंह से खून बहा जा रहा था और वो खून झरने की तरह पानी में गिरे जा रहा था। उस मछली की कई सारी फोटोज़ ली गई और उसकी वीडियोस बनाई गई, जिसे सोशल मीडिया पे डाला गया और लोगों को पता चल गया कि दुनिया में कई सारी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान की नज़र से अभी दूर है, जैसे ये भयानक दिखने वाली मछली। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे रोमांचक और डरावना सफ़र था। जब मैं पानी में गिर गया था और मैंने उस मछली को देखा था, तब मैं घबरा तो गया था, लेकिन जैसे तैसे मैं बच गया था। लेकिन वो सफ़र, वो जो जर्नी थी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार हिस्सा थी, जिसे अगर मौका मिला तो मैं वापस ज़रूर जीना चाहूँगा।